Hello everybody, I'm Rupam Chakara and I welcome you all on KDS online classes. आज हमारी नाउन की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आप में से जो लोग नए हैं, जो पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स हैं आप उनको भी एक बार देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन के केसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। केस को बेसिकली हम हिंदी में कारक कह रहे होते हैं, ठीक है। आज वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टाइप इज सब्जेक्टिव केस और इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। इसी को हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब ये है क्या? देखिए, जब कभी भी आप अपने सेंटेंस में नाउन को सब्जेक्ट जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, जब कभी भी आप अपने सेंटेंस में नाउन को सब्जेक्ट जैसे यूज़ करते हैं तो उसी को हम सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या समझा कि जब कभी हम नाउन को कैसे यूज़ करते हैं, जब कभी हम नाउन को अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट जैसे यूज़ करते हैं तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है। समझ आई बात? नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव केस। अब इसमें क्या है, जब कभी भी हम नाउन को, ठीक है, जब कभी भी हम नाउन को अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जैसे यूज कर रहे होते हैं उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कह रहे होते हैं, ठीक। नाउन को कैसे यूज करते हैं? अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जैसे। अच्छा, एक एग्जाम्पल से इन चीजों को समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, मैंने बोला राम is playing football. The sentence says Ram is playing football. हम पहली क्लासेस में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। हाँ जी, हम पहले भी बात समझ चुके हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये एक्चुअली हमारे सेंटेंस में वर्ब है, ठीक है। और जो भी वर्ब परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये खेलने का काम कौन कर रहा है? ऑब्वियसली राम ये खेलने का काम कर रहा है, तो राम आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ, राइट। एंड राम इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो ये कैसा नाउन हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ ऑब्वियसली। तो यहाँ हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं? सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस। समझ आई बात? ठीक। आगे हमने लिखा है राम इज प्लेइंग व्हाट? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये एक्शन किसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है? फुटबॉल के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली फुटबॉल हमारे सेंटेंस में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और फुटबॉल क्या है? फुटबॉल इज नेम ऑफ अ थिंग, तो फुटबॉल नाउन हुआ ऑब्वियसली, ठीक। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आता है। बात समझ आई? क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वोकेटिव केस। नेक्स्ट क्या है? वोकेटिव केस। देखिए, यहाँ वोकेटिव केस से क्या मतलब है? वोकेटिव केस को बेसिकली हम हिंदी में संबोधन कारक कह रहे होते हैं, ठीक है। चलिए मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ, उससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा राहुल कम हियर, ठीक। आई हैव रिटन अ सेंटेंस राहुल कम हियर। वोकेटिव केस बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी को नाम से बुला रहे होते हैं, ठीक है, जब आप किसी को नाम से एड्रेस कर रहे होते हैं वही हमारे वोकेटिव केस के अंडर में आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जैसे आपने यहाँ लिखा नाउन, आई मीन यहाँ पर आपने नाउन है ऑब्वियसली, राहुल इज द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट। यहाँ पर आपने नाउन लिखा, यानी कि नाउन की हेल्प से, यानी कि आप नाम लेकर जब किसी पर्सन को एड्रेस कर रहे होते हैं वो उसी को हम वोकेटिव केस कह रहे होते हैं। समझ आई बात? यानी कि यहाँ पर जो नाउन आप यूज करते हैं दैट इज फॉर, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, दैट इज फॉर एड्रेसल पर्पस, ठीक है। आप इसको एड्रेसल के लिए यूज कर रहे होते हैं। समझ आई बात? एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। देखिए, मैंने बोला नेहा यू आर लुकिंग very beautiful today, right? I've written a sentence, Neha, you are looking very beautiful today. तो यहाँ पर ये सारी बातें जो हमने कही हैं
ये सब हमने नेहा का नाम लेकर उसको एड्रेस किया है, ठीक है। हमने यहाँ पर नेहा को नाम लिया है, नेहा को नाम लेकर हमने उसको एड्रेस के नाम लेकर ये सारी बातें हमने उसको कही हैं। इस चीज को यहाँ से ये हटाकर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे नेहा, आप ऐसे भी कह सकते हैं इस चीज को, ठीक है। ऐसे भी आप इस चीज को लिख सकते हैं। समझ आई बात। हमने तीन चीजें अभी, तीन केसेस समझे। क्या? फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव एंड नॉमिनेटिव केस। उसमें हमने समझा कि जब कभी भी हम नाउन को अपनी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो वो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आता है। फिर हमने देखा कि जब कभी भी हम नाउन को ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं अपनी सेंटेंस में तो वो ऑब्जेक्टिव केस की कैटेगरी में आता है। आगे हमने समझा कि जब कभी भी हम नाउन को बेसिकली एड्रेसल पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, तब हम उसको वोकेटिव केस की कैटेगरी में रख रहे होते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हमने समझा, हमने बोला राहुल कम हियर, तो राहुल को हमने नाम लेकर बुलाया तो ये वोकेटिव केस की कैटेगरी में आता है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नेक्स्ट इज पॉजिटिव केस और जेनेटिव केस। पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस भी कह रहे होते हैं, ठीक है। ओके, पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस भी कह रहे होते हैं। देखिए अब इसमें क्या आता है, एग्जांपल से समझते हैं। मैंने लिखा राम्स हाउस, ऑलराइट, क्या लिखा? राम्स हाउस। आगे मैंने लिखा मोहन्स बुक, ठीक, मैंने लिखा मोहन्स बुक। हाउस किसका है? राम का है। बुक किसकी है? मोहन की है, ठीक। यानी कि पोजेशन से, पॉजिटिव केस से हम पोजेशन बता रहे होते हैं, यानी कि अधिकार बता रहे होते हैं, ठीक है। हम पॉजिटिव केस से अधिकार बता रहे होते हैं। घर किसका है? राम का है। बुक किसकी है? मोहन की है। समझ आई इतनी बात? ठीक। यानी कि अगर इन चीजों को हम समझें तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं? ये बता रहे होते हैं बिलोंगिंगनेस। क्या बताते हैं? बिलोंगिंगनेस। यानी कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने इसके साथ यूज किया है, राम्स और मोहन्स के साथ, आई मीन राम के साथ ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यूज किया है और मोहन के साथ ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यूज किया है, ये बेसिकली क्या बताने का काम कर रहा है? बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है। हाउस किसको बिलोंग करता है? राम को बिलोंग करता है। बुक किसको बिलोंग करती है? मोहन को बिलोंग करती है। बात समझ आई? यानी कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ यूज किया है, ये क्या बता रहा है? बिलोंगिंगनेस शो कर रहा है। समझ आई बात? क्लियर हुआ इतना? ठीक। अच्छा एक और चीज देखते हैं, एक और चीज समझ लेते हैं। मैंने लिखा चेयर्स लेग, सॉरी, मैंने लिखा चेयर्स लेग, ठीक। क्या ये सही लिखा है? आप बोलेंगे मैम लेग किसका है? चेयर का है। जैसे हाउस किसका था? राम का था, ठीक। वैसे ही लेग भी किसका है? चेयर का है। तो ऑब्वियसली ये भी सही लिखा होना चाहिए। नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि रूल ये कहता है कि जब कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जब कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस को हम यूज कर रहे होते हैं बिलोंगिंगनेस बताने के लिए। क्या बताने के लिए? बिलोंगिंगनेस बताने के लिए। किसके साथ? लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। लिविंग थिंग्स के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर रहे होते हैं, ठीक। नॉन लिविंग थिंग के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस को नहीं यूज करते हैं। ये जो हमने यहाँ लिखा है ये गलत है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस को आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं यूज करते। बात समझ आई इतनी? ठीक। एपोस्ट्रोफी एस को नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमें नहीं यूज करना होता। ये बात यहाँ गलत लिखी है। और अगर ये बात यहाँ गलत है तो हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? बताइए जरा, सोचें कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं। हमें कहना होगा अ लेग ऑफ चेयर, ठीक है। क्या कहना चाहिए? अ लेग ऑफ चेयर। सी, अगर हम चीजों को ध्यान से समझें तो हम ये देख सकते हैं, इस चीज को भी यहीं पर छोड़ें, एक बार यहां आए वापस। हमने लिखा राम्स हाउस। क्या इस बात को, क्या मैं ऐसे नहीं कह सकती? हाउस ऑफ राम कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती? ऑब्वियसली कह सकते हैं। इसका मतलब ये कि ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ यूज किया है, ये बेसिकली किसकी जगह यूज किया है? ऑफ की जगह यूज किया है। समझ आई बात? यानी कि जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ यूज किया है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्लियर हुआ इतना? समझ आया? हमने अभी तक क्या समझा? हमने पॉजिटिव केस के बारे में समझा। हमने ये देखा कि पॉजिटिव केस को ही हम जेनेटिव केस कह रहे होते हैं। ऑलराइट, पॉजिटिव केस से हमारा मतलब क्या है? पोजेशन बताना, यानी कि अधिकार बताने के लिए हम लोग पॉजिटिव केसेस का यूज करते हैं।
फिर हमने देखा कि पॉजिटिव केस बेसिकली क्या बता रहा होता है, बिलोंगिंगनेस बता रहा होता है कि चीज किसको बिलोंग करती है, ठीक। फिर हमने देखा कि बिलोंगिंगनेस बताता तो है एपोस्ट्रोफी एस, लेकिन सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस को यूज नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। सी, आगे बढ़ते हैं, ये कुछ और मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको भी समझ लेते हैं कि ये क्या है। देखिए मैंने लिखा है पारस कार एंड जीसस मर्सी, ठीक। इससे पहले जब अभी अभी हमने डिस्कस किया था, हमने समझा था कि राम्स हाउस हमने लिखा, मोहन्स बुक हमने लिखा, उसी तरह से हमने लिखा है पारस कार, ठीक लिखा है क्या, इज इट राइट। ऐसे आगे हमने लिखा है जीसस मर्सी। सी, रूल ये कहता है कि अगर कभी भी आपने कोई प्रॉपर नाउन या कोई भी नाउन बेसिकली अगर आपने यूज किया है और उस नाउन का जो लास्ट अल्फाबेट है अगर वो एस है, ठीक है, अगर उस नाउन का लास्ट अल्फाबेट एस होता है, तब भी आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे। एपोस्ट्रोफी एस को आपको उसके साथ लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ आपको इस पारस के साथ ये एस हटाना पड़ेगा, जीसस के साथ भी ये एस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं। समझ आई बात, ठीक। इसी चीज को और आगे बढ़ते हैं और आगे से अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने लिखा फॉर पीस सेक, ठीक। आगे मैंने लिखा फॉर कंसाइंस सेक। ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए, एक बार बोलिए जरा, बोलिए पीस। पीस में ना तो यहां पर एस है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन कैसा है, लास्ट में हिसिंग साउंड आ रहा है, यानी कि स की आवाज आ रही है लास्ट में। सेम इज विद दिस वन, एस भी नहीं है और ना ही ये अपनी प्लूरल फॉर्म में लिखा है, स्टिल जब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड कैसा आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, यानी कि लास्ट में स की आवाज आ रही है, राइट। तो रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी आपको कोई भी वर्ड यानी कि कोई भी नाउन अगर बेसिकली हिसिंग साउंड में एंड होता है, कोई भी नाउन अगर हिसिंग साउंड में एंड होता है तो आपको यहां पर भी सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करना है, एस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर ऑल्सो। समझ आई बात। आपको जब कहना होगा फॉर पीस सेक तो ये एपोस्ट्रोफी का साइन ही सफिशिएंट है, एस की जरूरत नहीं है। सेम इज विद दिस वन, आपको ये साइन ही जरूरत है होगी यहाँ पर इसकी, ये एस की यहाँ पर हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो अभी अभी हमने तीन चीजें समझी। हमने क्या समझा कि अगर कोई नाउन अपनी प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा, प्लूरल फॉर्म में लिखा होगा तो ऑब्वियसली उसकी एंडिंग या तो एस में हो रही होगी या फिर ईएस में हो रही होगी, राइट। और अगर ऐसा होता है तो आपको उसके साथ अगर आपको एपोस्ट्रोफी यूज करने की रिक्वायरमेंट बनती है तो आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे, एस को आप नहीं यूज करेंगे। फिर हमने देखा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ भी अगर आपको यूज करने की जरूरत पड़ती है एपोस्ट्रोफी एस की, और अगर वो प्रॉपर नाउन एंड होता है किसमें, सम आई मीन एस में, तब भी आपको उसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करना है, एस की जरूरत आपको यहाँ नहीं है। इज माई पॉइंट क्लियर? गुड। आगे हमने क्या लिखा कि अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड अपनी प्लूरल फॉर्म में भी नहीं लिखा है, उसकी एंडिंग एस में भी नहीं हो रही है, बट स्टिल उसके प्रोनाउंसिएशन में लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, ठीक है। हिसिंग साउंड से मतलब क्या है, स की आवाज आती है, तब भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे, एस को आपको इसके साथ नहीं यूज करना है। समझ आया? इतना क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को। A written sentence, Mr. Sharma is Ram's, Shyam's and Mohan's father. देखिए मिस्टर शर्मा किसके फादर हैं? मिस्टर शर्मा राम के भी फादर हैं, श्याम के भी फादर हैं और मोहन के भी फादर हैं, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट फादर, और फादर कौन है? फादर है मिस्टर शर्मा। किसके फादर हैं? राम के भी फादर हैं, श्याम के भी फादर हैं और मोहन के भी फादर हैं। यही चीज़ हमने पढ़ी, यही लिखा है सेंटेंस में, ठीक। अब रूल यहाँ क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी कॉमन पोजीशन बताना है, कॉमन पोजीशन से क्या मतलब है भाई, मिस्टर शर्मा तीनों के ही तो फादर है ना, तो अगर आपको यहाँ कोई अगर कभी भी आपको कॉमन पोजीशन बताना होता है तो आपको सारे ऑब्जेक्ट्स पर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ये यहाँ से आपको इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये जो लास्ट ऑब्जेक्ट है सिर्फ इसी पर आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाने की रिक्वायरमेंट है। इज माई पॉइंट क्लियर? समझ आई इतनी बात कि अगर कभी भी आपको कोई कॉमन पोजीशन बताना हो, अगर कभी भी आपको कॉमन पोजीशन बताना हो तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो लास्ट ऑब्जेक्ट आपके पास है उसी के साथ आप एपोस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू यूज एपोस्ट्रोफी एस विद ऑल द ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक। अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ। मैंने लिखा सोहन एंड मोहन्स फ्रेंड। ठीक। फिर मैंने लिखा सोहन्स एंड मोहन्स फ्रेंड। आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये सही लिखा है या फिर ये सही लिखा है, विच वन इज राइट? इसको आप सही मानेंगे या फिर इसको सही मानेंगे? दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली मैंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज़ किया लेकिन यहाँ यूज़ किया है। ठीक। और यहाँ पर मैंने दोनों जो नाउन लिए हैं वो दोनों ही नाउन मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिए हैं। अब आप ध्यान से देखिए, समझिए कि यहाँ पर आप क्या करेक्शन कर सकते हैं या फिर क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट यहाँ है, बताएं। सी, अगर हम इनको ध्यान से समझें, हम देखें तो जो फर्स्ट लिखा है, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या कहता है, सोहन एंड मोहन्स फ्रेंड। सोहन एंड मोहन्स फ्रेंड। अभी अभी हमने इस चीज़ को समझा कि अगर कभी भी हम कॉमन पोजीशन बता रहे होते हैं, अगर कभी हमें कॉमन पोजीशन बताना होता है तो हम सिर्फ लास्ट जो नाउन होता है उसी के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे होते हैं। ये बात हमने समझी। ठीक। जो लास्ट नाउन होता है उसी के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर रहे होते हैं और आप कॉमन पोजीशन बता रहे होते हैं। यानी कि ये जो फ्रेंड हमने लिखा है ये फ्रेंड सोहन का भी है और मोहन का भी है। दिस मीन्स कि हम यहाँ पर ये जो फ्रेंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये फ्रेंड एक्चुअली एक म्यूचुअल फ्रेंड है। सोहन का भी फ्रेंड है और मोहन का भी फ्रेंड है, वैसा हम कहना चाह रहे हैं। समझ आ रही है इतनी बात? तो यहाँ हमने क्या बोला, सोहन एंड मोहन्स फ्रेंड। दिस मीन्स ये जो फ्रेंड हमने यहाँ लिखा है ये सोहन का भी फ्रेंड है और मोहन का भी फ्रेंड है। इज दैट क्लियर? जो सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है उसमें हमने बोला है सोहन्स एंड मोहन्स फ्रेंड। हमने बोला है सोहन्स एंड मोहन्स फ्रेंड। पहले वाले सेंटेंस को अगर हम समझें तो हमने अभी अभी ये बात समझी कि सोहन और मोहन के म्यूचुअल फ्रेंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? लेकिन क्या सोहन और मोहन के अलग अलग फ्रेंड्स नहीं हो सकते? आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकते हैं। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। हमने कहा सोहन्स फ्रेंड। दिस मीन्स जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि सोहन के दोस्त आ गए हैं और मोहन के दोस्त आ गए हैं। ठीक है, मैंने बोला सोहन के दोस्त आ गए हैं और मोहन के दोस्त आ गए हैं। दिस मीन्स दोनों के अलग अलग फ्रेंड्स हैं, राइट? और अगर मैं ऐसा कह रही हूँ तो एटलीस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हो सकते, लेकिन सोहन का एटलीस्ट एक दोस्त तो होगा, राइट? वैसे ही मोहन का भी एटलीस्ट एक दोस्त तो होगा। अगर इसका एक दोस्त है और इसका भी एक दोस्त है तो एक से ज़्यादा हो गए ऑब्वियसली, और एक से ज़्यादा तो प्लूरल हो जाता है। दिस मीन्स ये जो नाउन हमने यहाँ लिखा है ये नाउन हमें प्लूरल करना पड़ेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? देखिए इस चीज़ को मैं कंक्लूड कैसे करूँगी, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी भी आप कोई भी कॉमन पोजीशन बता रहे हैं, ठीक है, अगर कभी भी आप कोई कॉमन पोजीशन बताते हैं और उसके लिए आपने दो या दो से ज़्यादा नाउन आपने यूज़ किए हैं, तो आपको कॉमन पोजीशन बताने के लिए हमेशा जो लास्ट वाला जो नाउन होता है, ठीक है, जो लास्ट नाउन होता है इसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना होता है और फिर इसके साथ आपको अपना पोजीशन लिखना होता है। ठीक है, इसके साथ आप अपना पोजीशन लिखेंगे। ये पोजीशन सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ज़रा ये बताएं। ये पोजीशन सिंगुलर तो हमने लिखा है ऑब्वियसली। देखिए मैंने बोला सोहन और मोहन का दोस्त आया है, एक दोस्त। मैंने बोला सोहन और मोहन के दोस्त आए हैं, एक से ज़्यादा, ठीक, एक से ज़्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये है कि कॉमन पोजीशन बताने के लिए आप दो नाउन को या दो से ज़्यादा नाउन को जब आप कनेक्ट करते हैं तो जो लास्ट वाला नाउन होता है उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करना होता है। और ये जो पोजीशन आप यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं ये सिंगुलर भी हो सकता है और यहाँ पर ये प्लूरल भी हो सकता है। यानी कि यहाँ आपने फ्रेंड लिखा है, आप यहाँ पर फ्रेंड्स भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। समझ आई बात? ठीक। दूसरा हम ये समझें कि यहाँ तो हमने कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड की बात की, लेकिन यहाँ तो हम म्यूचुअल फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सोहन के दोस्त और मोहन के दोस्त,
ठीक, या सोहन का दोस्त और मोहन का दोस्त, वैसा कहना चाह रहे हैं। तो अगर आप यहाँ स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप स्प्लिट पोजीशन की बात करते हैं और उसके लिए आपने एक एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा नाउन अगर आपने यूज़ किए हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको फर्स्ट नाउन के साथ भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना है, फर्स्ट नाउन के साथ भी आपको अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ करना है, और जो दूसरा नाउन होगा उसके साथ भी आपको अपॉस्ट्रॉफी अलग से यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात और आगे समझनी है, आगे क्या, कि जो भी पोजीशन आपने लिया है, जो भी पोजीशन आप यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होगा, ठीक। सिंगुलर क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो एटलीस्ट इसका दोस्त होगा ही ना, ऐसे ही एक इसका भी होगा, ठीक। और एक दो, यानी कि एक से ज़्यादा हो रहे हैं, एक से ज़्यादा इसका मतलब प्लूरल के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी आप पोजीशन लिखेंगे इट शुड बी इन प्लूरल फॉर्म। इज दैट क्लियर? समझ आई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं अच्छे से। I've written few more examples। चलिए देखते हैं, समझते हैं कि इनमें से कौन से सही हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हम यहाँ पर सीख सकते हैं। The first one says नेहा एंड रवीज लाइफ। जी, सही लिखा है क्या? नेहा एंड रवीज लाइफ। क्या कभी भी दो पर्सन की लाइफ एक हो सकती है? इज़ इट पॉसिबल? क्या कभी दो अलग अलग पर्सन्स की लाइफ एक हो सकती है? पॉसिबल है क्या? है क्या? नहीं। ऑब्वियसली चाहे कोई कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन दोनों की अलग अलग ही लाइफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके साथ अलग से अपॉस्ट्रॉफी कहना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन नहीं हो सकती है, लाइफ एक नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ आपको अलग से कहना पड़ेगा नेहाज लाइफ एंड नेहाज एंड रवीज लाइफ। अभी अभी हम इस चीज़ को समझ के आए हैं कि अगर आप स्प्लिट पोजीशन बताते हैं, यानी कि अगर आप दोनों के साथ अलग अलग आपको अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करना होता है, तो जो भी आप पोजीशन यूज़ करते हैं उसके साथ आपको अलग से क्या ऐड करना पड़ता है, उसको आपको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ता है। ये हम अभी भी समझा है हमने इस बात को। तो क्या हम यहाँ पर लाइफ को लाइफ्स कर दें? क्या कर दें? अच्छा, आप पहले मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसा नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? आप बोलेंगे मैम ऑब्वियसली लाइफ तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऑब्वियसली। दिस मीन्स यहाँ से हम एक और रूल ड्राइव कर सकते हैं। वो क्या कहता है कि अगर आपने स्प्लिट पोजीशन शो किया है और उसके लिए आपने एक से ज़्यादा नाउन यूज़ किए हैं, तो ऑब्वियसली पहली चीज़ तो आपको दोनों नाउन के साथ अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपने पोजीशन, जो भी आपने पोजीशन लिया है, अगर ये पोजीशन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ऑब्वियसली इसको कैसा होना चाहिए, सिंगुलर हमें कहना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने अगर स्प्लिट पोजीशन शो किया है, अगर आपने दो नाउन को ऐड किया है, एंड से या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो दोनों के साथ आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना पड़ेगा। फिर जो भी आपने आगे पोजीशन लिया है, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो दैट शुड बी इन सिंगुलर फॉर्म ऑलवेज। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ लाइफ्स नहीं होगा, लाइफ ही सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है इंडिया एंड जापान्स कल्चर। तो क्या इंडिया और जापान का कल्चर एक है, सेम है? नहीं, ऑब्वियसली। तो आपको इसके साथ अलग से अपॉस्ट्रोफी कहना पड़ेगा, और इसके साथ तो ऑलरेडी हमने यूज़ किया ही है। अब कल्चर का कल्चर्स कर दें, क्या करना चाहिए कल्चर का कल्चर्स? नहीं, ऑब्वियसली ये कल्चर यहाँ पर अपने आप में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कल्चर इज अनकाउंटेबल एंड यू कैन नॉट राइट इट इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। आगे लिखा है रोहित एंड राहुल्स वेडिंग। रोहित एंड राहुल्स वेडिंग, सही लिखा है क्या? अच्छा, मतलब क्या हुआ? देखिए, पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक आपको क्लियर कर दूँ। रोहित और राहुल की अलग अलग वेडिंग के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। अभी हम यहाँ रोहित और राहुल की कोई वेडिंग नहीं करा रहे हैं। रोहित और राहुल की अलग अलग वेडिंग के बारे में अभी हमने यहाँ लिखा है। तो अगर हम दोनों की अलग अलग शादी के बारे में बात कर रहे हैं, तो रोहित की शादी अलग होगी ऑब्वियसली, तो इसके साथ अलग से हमें अपॉस्ट्रोफी एस कहना पड़ेगा। और यहाँ राहुल की शादी अलग है, तो इसलिए इसके साथ भी हमें अलग से अपॉस्ट्रोफी एस कहना पड़ेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ इतना? नीचे वाला जो सेंटेंस हमने लिखा है उसमें हमने कहा है विराट एंड अनुष्काज वेडिंग। सही लिखा है या फिर यहाँ पर इसके साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस लगाना बनता है? बताएं, क्या विराट के साथ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ करूँ या फिर इतना ठीक है? विराट एंड अनुष्काज या फिर विराट्स एंड अनुष्काज वेडिंग, बताइए क्या करना चाहिए, क्या कहना ठीक होगा? देखिए,
विराट और अनुष्का की अलग अलग शादी तो नहीं हुई है, राइट? विराट और अनुष्का की तो एक ही शादी हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको ये एस हटाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा विराट एंड अनुष्काज वेडिंग। समझ आया इतना? क्लियर हुआ? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, आई हैव रिटन 2 मोर सेंटेंसेस, इनको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस कहता है माई अंकल्स सन्स फ्रेंड हैज़ कम। द सेंटेंस सेज माई अंकल्स सन्स फ्रेंड हैज़ कम। देखिए, अगर हम इन सेंटेंसेस को ध्यान से समझें तो अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेंड, ऑलराइट? किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। अंकल्स सन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, अंकल्स सन्स फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट। ठीक, इसको हम ग्रामेटिकल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो इसको हम सिक्वेंशियल पोजेशन बोल रहे होते हैं, जो कि ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो गलत होता है। ठीक है, आप इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आप एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं कर सकते अगर आप कोई कॉमन चीज़ बता रहे होते हैं तो। समझ आई बात? तो फिर हम इसको किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं? सोचिए ज़रा, किस तरह से हम इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। सी, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, यानी कि अगर कभी आपको इस तरह का सिक्वेंशियल पोजीशन दिखे, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, हमने अभी पीछे मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन की कि एपोस्ट्रोफी एस को हम किसकी जगह यूज़ कर रहे होते हैं? ऑफ की जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर कभी इस तरह का सिक्वेंशियल पोजीशन वाला क्वेश्चन अगर आपको नज़र आए तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि एक एस को हटाकर आपको ऑफ का यूज़ करना है और दूसरे एस को एज इट इज़ रख देना है। आपको यहाँ पर क्या कहना चाहिए, किस तरह से आप सेंटेंस करेक्ट कर सकते हैं? आपको कहना चाहिए अ फ्रेंड ऑफ माई अंकल्स सन हैज़ कम। इस तरह से आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। एक एपोस्ट्रोफी आपने हटाया, उसकी जगह आपने ऑफ का यूज़ किया, और एक एपोस्ट्रोफी का आपने एज इट इज़ यूज़ रखा। उसी तरह से आपने अपने सेंटेंस को करेक्ट कर लिया। क्लियर हुआ इतना? आगे हमने क्या कहा? हमने बोला माई फ्रेंड्स ब्रदर्स कार वॉज स्टोलन। अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कार, ऑलराइट? यही हमारा पोजेशन है। ये जो एपोस्ट्रोफी एस हमने यहाँ यूज़ किए हैं अलग अलग, ये अल्टीमेटली किसको बता रहे हैं? कार के बारे में बात कर रहे हैं। करेक्शन करेंगे सेंटेंस में,